हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो इसको बारीकी से हमें समझना होगा, इसको काफ़ी डिटेल में हमें सीखना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आपको सनलाइट या फिर आपको कोई और भी लाइट जिसका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हो फोटोन का, वो अगर एक क्लीन मेटेलिक सरफेस के कैथोड पर जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपको इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 to 6 वोल्ट में मेंटेन किया गया है इन प्लेट्स के अक्रॉस में, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलता है वो आपको चलते हुए इस प्लेट तक पहुँच जाए। इसलिए एक स्लाइड वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया है। जब हम चाहें तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जब हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट केस में आपको क्लोज होना चाहिए। ठीक है, आमीटर, जब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर चला जाता है और ये यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ चला आता है। ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आकर फ्लो करने लगेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, यानी कि इस वायर में एक करंट एग्जिस्ट करेगा जिसको ये आमीटर अप्रोप्रिएटली डिफ्लेक्ट होकर के हमें ये शो कर देता है कि करंट इज पासिंग थ्रू दी वायर। ठीक है, मैं एक बार और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, photons having appropriate energy if strike the clean metallic surface, then electron may get ejected from the cathode plate or metal surface. The phenomenon is called photoelectric effect, and the ejected electrons are called what these are called photoelectrons. These are called photoelectrons. ठीक है, यहाँ पर आपको दो टर्म्स और सीखना होगा, एक फोटो इंटेंसिटी और एक फोटो करंट। मैं अभी लेता हूं, लिखते हैं फोटो इंटेंसिटी क्या होता है। फोटो इंटेंसिटी सिंपली इंटेंसिटी हम पहले से इंटेंसिटी है कि कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम इस प्लेट पर आपको आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे x is the number of photons striking the plate and each photon has the energy h. तो number of photons, this is number of photons and this is energy of each photon. Total energy striking the plate is x into h divided by area of the plate into time. Intensity is defined as the energy given to a system per unit area of the system per unit time. तो इंटेंसिटी ये आपका है जो आपको एनर्जी इस प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, एनर्जी स्ट्राइकिंग द प्लेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एक और टर्म आपको आएगा यहाँ पे, उसको कहते हैं हम लोग फोटो करंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फोटो करंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट मान लो, अच्छा फोटो करंट क्या हो जाएगा, आपको ये इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लो करेगा, ठीक है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको क्या एग्जिस्ट करेगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। मान लो यूनिट टाइम में आपको
एक्स डैश इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आपको फ्लो किया, एक्स डैश इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो किया, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई। कितना होता है? ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम। उस गिवन टाइम में कितना फ्लो करेगा ये आपको हो जाएगा। एक होता है फोटो इंटेंसिटी, चलो इसको भी लिख लेते हैं। फोटो इंटेंसिटी, it is the number of photons striking the plate per unit time, per unit area। क्या हो जाएगा? number of photons striking the plate per unit time per unit area of the plate। ये एक्सरसाइज क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि ये तीनों टर्म आपको टेक्निकली यूज होते रहेगा। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द प्लेट पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, इफ x is the number of photons striking the plate in given time interval t and each photon has the energy h nu, then total energy given to the system, given to the plate is x into h nu divided by area of the plate divided by time taken। Photo current due to photoelectric effect, the electron may get ejected from the plate and it start moving towards the anode plate। Due to this flow of charge, the current exists between these two plates and that is called photocurrent। Photocurrent will be calculated as x dash, x dash is number of photons, photoelectrons into electronic charge divided by time। ठीक है, x dash is the number of photoelectrons, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसका नंबर है, और ये हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है डिवाइडेड बाय टाइम, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। फोटो इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द प्लेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। इसके बाद हम लोग वन बाय वन टेक्निकल चीज इसका और सीखते हैं। ये मैं आपको अभी बता रहा था कि when a clean metallic surface is irradiated by a light of appropriate frequency, electrons start ejected from the surface called photoelectrons and this phenomenon is called photoelectric effect। ये तो हो गया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। इसके बाद इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी मिले, उन ऑब्जर्वेशंस को हमें वन बाय वन समझना है। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि ये आपका फोटोग्राफिक प्लेट है जिसके ऊपर सनलाइट वगैरह आके प्रोजेक्ट कराया जाता है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के फोटोन को इसके ऊपर गिरा दीजिएगा, प्रोजेक्ट कर दीजिएगा और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। जब तक एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू वाले फ्रीक्वेंसी के फोटोन को आप इस पर स्ट्राइक नहीं करवाएंगे, जब तक एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू वाले फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पर स्ट्राइक नहीं करवाइएगा, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर नहीं निकलेगा। इस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसी को कभी कभी कट ऑफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कट ऑफ भी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम कभी कभी कट ऑफ भी एग्जाम में लिखा हुआ रहता है। The phenomenon of photoelectric effect is not observed if the frequency of incident light is lesser than a certain value. Unless this frequency has a certain value, the photoelectric effect does not occur. ठीक है? This minimum frequency at which photoelectrons eject from the metal surface is called threshold frequency or cutoff frequency. It is denoted by nu naught। और इसी फोटोन का जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है उसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, और वो वेवलेंथ आपको वी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से इस तरह से रिलेटेड होगा, एंड दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं?
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है या कट ऑफ वेवलेंथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जानते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ क्या होता है कि ये आपको मेटेलिक प्लेट है जिस पर आप फोटॉन्स को ले आते हो जिसका एनर्जी h है। यही जो एनर्जी आया है वो आपको यहाँ लिखा हुआ है। इसी एनर्जी का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन इस मेटल के इन्फ्लुएंस से बाहर आने में यूज कर लेगा। ठीक है, ये जो h अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अ पार्ट ऑफ दिस h एनर्जी इज utilized by the electron to get ejected from the metal surface, and the remaining part of energy may appear as the kinetic energy of the ejected electrons। मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप hν अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर लाए हैं। इस hν एनर्जी का एक पार्ट, some part of it is utilized by the electron to get ejected from the metal plate. This is denoted by W, and the remaining part of hν may appear, the remaining part of hν energy remain unutilized and may appear as the kinetic energy of the ejected electron। ठीक है, तो इसीलिए आपको hν आने वाले फोटोन का टोटल एनर्जी दो जगह यूज होता है, एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से बाहर आने में, और दूसरा बचा हुआ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको अपीयर हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं Ke max इज इक्वल टू hν माइनस W। Ke max इधर ले आइए, आपको या उधर ही रखिए, W को आप इधर कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा। जहाँ W क्या है, W का नाम रखा जाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मैं इसका डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटोन। Ke max is the maximum kinetic energy with which the electron may get ejected। यहाँ पर आपको एक चीज ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 से Ke max तक आपको हो सकता है। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा होता है तो और भी कई तरह के छोटे मोटे एनर्जी वेस्टेज होते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसका Ke max के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करके हम लिखेंगे दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons may range from 0 to Ke max वैल्यू। 0 से Ke max वैल्यू तक वो आपको बाहर आ सकता है। ठीक है, as per the law of conservation of energy, when a photon of sufficient energy strikes a metal surface, some part of the energy of photon is used to remove the electron from the attractive influence of the metal, and rest part of the energy shows up as the kinetic energy of the photoelectron। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक सीखना है कि वर्क फंक्शन किसको कहते हैं। क्या हो गया, वर्क फंक्शन किसको कहते हैं। तो इस चीज को सीखा जाए कि वर्क फंक्शन किसको कहा जाता है। W को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपको इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर में बॉन्डेड होता है, इसी बॉन्डिंग फोर्स से ओवरकम करके उसको बाहर आना होता है, तो इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, वर्क फंक्शन हर मेटल का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हर मेटल कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इनके एटम्स में डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से जो बॉन्डेड होंगे वो डिफरेंट एनर्जी के साथ
फोर्सेस के साथ बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो ये सभी मेटल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल, और ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द minimum amount of energy required to get ejected from the the electron from the metallic surface, from the metallic surface। और इसीलिए W जो आपका होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और वो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो बाहर निकालता है, उस फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ से आने वाले फोटोन का मिनिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दे, वो एनर्जी आपको h न्यू नॉट होता है, ठीक है, या hc बाय लैम्डा नॉट होता है। तो आप ये एक रिलेशन भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कई बार ये कहा जाएगा कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ये है, तो बताइए कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ये आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देकर मेटल का वर्क फंक्शन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपके सामने आते रहेंगे। खैर बढ़े आगे, यहाँ पर एक आपको ग्राफ नहीं सीखना होता है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी सीखना होता है। तो हम लोग सीखे Ke max is equal to h nu माइनस w। क्या सीखे हम लोग? Ke max is equal to h nu माइनस w। हमें एक ग्राफ सीखना होता है कि किसके किसके वर्स में, Ke max वर्सेस न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब आप y इज इक्वल टू mx प्लस c लेते हो, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। स्लोप इसका क्या हो जाएगा, h इसका स्लोप हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है, प्लैंक कांस्टेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट आपको w नेगेटिव में, यानी कि इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे चला जाएगा, इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे चला जाएगा। यहाँ आपका ब्रोकन लाइन होगा और इसके बाद आपको ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसका देखें स्लोप कितना हो जाएगा, h प्लैंक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, w के आपको बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ भी करना सीख गए। ये सब ग्राफ्स भी आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम देखते हैं। एक तीसरा ऑब्जर्वेशन उनको ये था कि कीपिंग द फोटो इंटेंसिटी कांस्टेंट। थोड़ा इसको बारीकी से समझे। ये जो यहाँ से स्ट्राइक करता है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो इसको स्ट्राइक करता है उसको हम फिक्स कर दिए, ठीक है। कीपिंग द फोटो इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इसको स्ट्राइक करता है वो हम फिक्स कर दिए। मतलब लो 1 सेकंड में 100 फोटोन इसको स्ट्राइक कर रहा था, तो अगला सेकंड भी 100 फोटोन ही इसको स्ट्राइक करेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, हम लोग एक फार्मूला सीखे हैं, Ke max इज इक्वल टू h nu माइनस w। हम जानते हैं किसी भी गिवन मेटल प्लेट के लिए
W आपका फिक्स्ड होता है। किसी भी गिवन मेटल प्लेट के लिए आपका W क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एक हर फोटोन का फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड। आप हर फोटोन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा रहे हैं। इसको आप फिक्स कर दिए, लेकिन आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगा? इसको इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी आपको इंक्रीज कर रहा है। मैं आपको एक बार और फिर से बताना चाहता हूँ, किसी गिवन मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होता है। आप क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको बढ़ाइएगा तो इन दोनों का डिफरेंस जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये भी आपको इंक्रीज करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आप आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। यही लिखा हुआ आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली। इन दोनों में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, रिलेशन है, इसलिए लीनियरली इंक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है? बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम। ये अब एक आपको और पॉइंट है। आपने शुरू में क्या कहा कि कीपिंग द फोटो इंटेंसिटी कांस्टेंट। आप शुरू में फोटो इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे थे, यानी कि एक सेकंड में 100 फोटोन अगर स्ट्राइक कर रहा है तो अगला सेकंड में भी 100 फोटोन ही स्ट्राइक करेगा। तो पहला सेकंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अगला सेकंड में भी 100 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। इसका कारण ये है कि एक फोटोन स्ट्राइक करता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर यूनिट टाइम प्लेट पर स्ट्राइक कर रहे हैं आप उसको कांस्टेंट रखे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बह रहा था, फ्लो कर रहा था, वो कांस्टेंट रहेगा। यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। और जब इन दोनों के बीच नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेगा तो उनकी वजह से जो चार्ज फ्लो करेगा, उनकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, वो भी आपको क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? वो आपको कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक हमें ग्राफ भी सीखना है। ये देखिए आप ग्राफ इसका, इसमें y एक्सिस पर लिया जाता है फोटो करंट लिया जाता है और x एक्सिस पर लिया जाता है फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपको, हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपको आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हुआ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट से कम हुआ, तो फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाता है और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच फोटो करंट नहीं होगा। तो ये तो तय बात है कि जब तक आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नहीं पहुंचेगा तब तक आपको फोटो करंट का वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको बाहर इजेक्ट ही नहीं होगा, तो फोटो करंट भी आपको नहीं होगा। मान लीजिए आप 100 फोटॉन्स को यहाँ पर स्ट्राइक करवाए तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकलेगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। 100 फोटॉन्स आप स्ट्राइक करवाएं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकलेगा। उन 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको एक फोटो करंट होगा। तो आप एक फोटो करंट दिखा दीजिए। ये आपका एक फोटो करंट है करस्पॉन्डिंग टू फोटो इंटेंसिटी I1। अगर 100 आपने स्ट्राइक किया तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा? एक फोटो करंट होगा और उसका वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से चेंज नहीं करवा सकते।
यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ते चला जाएगा, लेकिन फोटो करंट आपका चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप 100 फोटोन स्ट्राइक करेगा तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। करंट भी 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। आप फ्रीक्वेंसी चाहे जितना बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब अगला बार आप एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो मान लीजिए 200 फोटोन को आप स्ट्राइक करवाते हैं। कितनों को स्ट्राइक करवाते हैं? 200 फोटॉन्स को आप स्ट्राइक करवाते हैं, तो 200 इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकलेगा, करंट आपको इस बार और जाता होगा। तो इसीलिए इसका एक ग्राफ ऐसे दिया जाता है, ये I2 होगा, ये I3 होगा और ये आपका I4 होगा। ये सब क्या है आपको? I1 I2 I3 क्या है? तो I1 I2 I3 आपका कुछ इस तरीके से रिलेटेड होगा। I1 से ज़्यादा I2 है, I3 है, से ज़्यादा I4। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? फोटो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको जब यहाँ रीड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फोटो करंट। क्या बन जाएगा आपको? फोटो करंट बन जाएगा। तो इस ग्राफ को भी आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया से ध्यान रखेंगे। इस एक और ऑब्जर्वेशन को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें आपको क्या कहा गया है कि कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट। आप एक काम करें, कई मैक्स रख दीजिए, h nu minus w। We already know that for a given metal, W is always fixed, ठीक है। तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट, यानी कि इसको भी आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। आप बताइए, जब W आपका फिक्स है, h nu आपका फिक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, ठीक है। यानी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज नहीं करेंगे। यही लिखा हुआ है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट, अगर आने वाले लाइट का फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट कर दिए तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गया। अब एक बात और इसमें लिखा हुआ है, वो ये है, अच्छा एक चीज याद देखिए, इफ फोटो इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। अब देखिए क्या किया है, ये आपका मेटल है जिस पर आप फोटोन को ला रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? फोटो इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, जिसका मतलब ये होता है कि आप पहला सेकंड में मान लीजिए 100 फोटोन को आप यहाँ स्ट्राइक करवाइए। 100 फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा वो भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप दूसरे केस में क्या करिए, अगला सेकंड जब आए तो दूसरे सेकंड में आप 200 फोटोन को आप स्ट्राइक करिए, तो हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी 200 होगा। If photo intensity is increased, then the number of ejected photo electrons increases linearly, ठीक है। ये भी आपको उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, समझ में आ गया? तो आप एक चीज देखिए, अगर आप आने वाले फोटोन का नंबर बढ़ा देते हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ जाएगा लिनियरली, ठीक है। अगर ये 200 करते हैं तो ये भी 200 होगा, अगर आप इसको 500 करते हैं तो ये भी आपको 500 हो जाएगा। इसको लीनियर वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हमें एक और चीज है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्लेट्स के बीच में जो फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट इनकी वजह से था वो भी इंक्रीज कर जाएगा,
और इसीलिए लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स फोटो करंट इंक्रीजेस। क्या करता है? फोटो करंट इंक्रीजेस। लेकिन हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज आपको नहीं करेगा। इसका एक ग्राफ भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। यहां पर आप ले लीजिए फोटो इंटेंसिटी और यहां ले लीजिए आप फोटो करंट। फोटो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, अभी हमने सीखा कि इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होता है। क्या होता है? इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होता है। यही लीनियर रिलेशन इनके बीच में होता है। तो इस तरीके से हमने 3 ग्राफ सीखा। इन तीनों ग्राफ को आप थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखेंगे। एक और टर्म हमें सीखना होता है जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम है इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल V नॉट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जब अप्रोप्रिएट एनर्जी का फोटोन जब इस प्लेट को स्ट्राइक करता है तो आपको इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इजेक्ट होकर और आगे की ओर चलने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हम जानते हैं कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक करंट होता है एंड द करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट। द करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। इस बार मैं ये कर रहा हूं कि आप ध्यान देंगे तो मैं इस बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया हूं। बैटरी को मैं इस बार उल्टा कनेक्ट किया हूं। तो बैटरी को जब इस तरह से इसका उल्टा, मतलब जब पहले वाले डायग्राम में जिस तरह से कनेक्ट किए थे ऐसे, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल अभी यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, इसके उल्टा था पहले वाले में। तो उल्टा पहले वाले में था तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके हम आगे ले जा रहे थे। लेकिन अब हम इसको रिवर्स कर दिए, पॉजिटिव इधर है तो पॉजिटिव जब इधर है तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो एक्सेलरेट होने के बजाय और क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। हो सकता है आप में कंफ्यूजन हो, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक और डायग्राम बना करके। ये देखिए आप, ये शुरू वाला डायग्राम था उसमें था, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव था। ऐसे ही होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो कैरी होकर के यहाँ जाके स्ट्राइक कर देता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके उसको इस प्लेट तक ले जाता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? उल्टा कर दूं। ये देखिए उल्टा लगा, तो इसको उल्टा करने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था वो अब इस डायरेक्शन में काम करने लगेगा और इस डायरेक्शन में जब काम करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स यहाँ ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स यहाँ है, ये ढोआ करके यहाँ चला जाता है। लेकिन इस बार क्या है? इस बार उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इससे बाहर निकला है उस पर भी उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिटार्ड होंगे और धीरे धीरे वो स्लो होते चला जाएगा। समझ गए? तो यही आपको इलेक्ट्रॉन का ये अपोजिट मान उल्टा साइड में जो वो आपने अप्लाई किया है, इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी घटते चला जाएगा रिटार्डेशन के कारण। और घटते घटते ऐसा भी हो सकता है कि वो इस प्लेट पर पहुंचने के पहले ही रुक जाए। समझ गए? तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। यही जॉब है हमारा करना, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। it is that value of retarding potential at which even the highest kinetic energy possessing electron, जो सबसे तेज निकलता है वो भी इतना रिटार्ड हो जाए कि वो इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाए। काइनेटिक एनर्जी possessing electrons does not reach to the next electrode, अगला इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाए and the photo current becomes 0। तो
अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ke मैक्स है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हमें जीरो कर देना है। तो कैसे जीरो होगा, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस रिटार्डिंग कितना है, V0। इसीलिए Ke मैक्स आपको इससे इक्वेट किया जा सकता है, और इसमें जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको इतना ही थ्योरी है, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट which can just cause the ejection of photoelectron। आपको पता है कि आने वाला जो फोटोन है उसका एनर्जी hν होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू वर्क फंक्शन ऑफ मैटर के बराबर या उससे बड़ा हो। अगर आने वाले फोटोन का एनर्जी 10 जूल है और उसको बाहर निकलने के लिए 12 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं होगा। तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करने के लिए फॉर जस्ट काउचिंग द इफेक्ट क्या हो जाएगा, hν = W हो जाना चाहिए, और W किसके बराबर होता है, hc/λ। hν किसके बराबर होता है, hc/λ के बराबर होता है। यही हमें वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, hc/W। इसी को आप सोल्व करेंगे। h 6.626 10⁻34, c 3 × 10⁸ by W 2.8 × 1.6 10⁻90। ये जो भी आपको आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आपको आ जाएगा 6.626 × 3 डिवाइडेड बाई 2.8 डिवाइडेड बाई 1.6 4.43 × 10⁻34 है प्लस 8 है, ये ऊपर चला जाएगा प्लस 19, इतना मीटर होगा। 4.43 × 10⁻19 and 8 70 -70 मीटर आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, -70 मीटर आपको हो जाएगा। एक मिस्टेक 27 ये होता है, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप एंगस्ट्रम में चेंज करना चाहे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4430 एंगस्ट्रम होगा। अगर इसको आप नैनोमीटर में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 443 × 10⁻9 मीटर। कितना हो जाएगा आपको, 443, और यही आपको नैनोमीटर। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब कलर, यानी कि वेवलेंथ। जब भी आपको मोनोक्रोम कहा जाए आप समझेंगे सिंगल वेवलेंथ, ठीक है।
लाइट वेवलेंथ 310 नैनोमीटर, देखिए सिंगल दिया हुआ, स्ट्राइक्स ऑन मेटालिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस वन। आपको वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, आप पुट करके सीधे निकाल सकते हैं। लेकिन इनको आप यूनिट देखिए, आपको एसआई यूनिट को टच नहीं किया जा रहा है। पिछले क्वेश्चन को मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, देखिए आप कितना टाइम लगा। अगर हम चाहें तो हम भी इन्हीं लोगों की तरह ढल जाए, ताकि हमें भी हर बार कैलकुलेशन सिंपल स्टेप्स में करने में बन जाए। तो हम लोग भी इसी की तरह चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर इन सबको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए, W होता है hc/λ। पहले हम SI यूनिट में आगे बढ़ते हैं। H होता है 6.626 10 raised to the power -34, ऑब्वियसली जूल होता है, इंटू 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा। लैम्डा को भी मीटर में रहने दीजिए, लैम्डा, ठीक है। इतना आपको क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आपको ऐसे करना होगा, 3 इंटू 10 raised to the power 8 बाय लैम्डा इंटू 1.6 10 raised to the power -19। अब जो आपको ये जवाब मिलेगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10 raised to the power -19 जूल होता है। एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए डिवाइड करना होगा, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये लिखा। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आपको आता है 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.6। एक बार टाइम लगेगा, फिर हमें आसान हो जाएगा। 12.423 इंटू 10 raised to the power what -34 प्लस 8 प्लस 90 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिखा जा सकता है 12 इंटू 423 इंटू 10 raised to the power 27 हो जाता है, -7 बाई लैम्डा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब हम एक काम करते हैं, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड करना होगा। इसको लिखा जा सकता है 12,423, ठीक है, इंटू 10 raised to the power -10 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जा सकता है। अब इसको जब आप नीचे करते हैं तो 12,000, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लेते हैं ताकि हर बार झंझट से बार बार ना लें। 12,000 अप्रॉक्सीमेटली 400, ठीक है, लैम्डा इंटू 10 raised to the power 10। ध्यान दें, ये मीटर में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ये नैनोमीटर, सॉरी, ये आपको एंगस्ट्रम का कन्वर्सन है। किसका कन्वर्सन फैक्टर है, एंगस्ट्रम का कन्वर्सन फैक्टर है। तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं 12,400 लैम्डा इन एंगस्ट्रम, और यहाँ एनर्जी आपको किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो ये फॉर्मूला आपको अक्सर यूज होते रहेगा और आपके लिए बहुत काम का है, आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। अब आप सीधा एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दीजिए और लैम्डा को एंगस्ट्रम में रख दीजिए। अगर 5000 एंगस्ट्रम रखा जाए तो सीधे यहाँ 5000 रख के सोल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर ये नैनोमीटर में रखते हैं तो 1240 हो जाएगा, और इस बार लैम्डा इन नैनोमीटर में हो जाएगा। लैम्डा किस में हो जाएगा, आपको नैनोमीटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव करने में हमें टाइम तो जरूर लगा, लेकिन इनको बहुत यूज करें। जैसे यहाँ देखिए, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं और वेवलेंथ किस में दिए हुए हैं, नैनोमीटर में। तो हम बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब हम इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे और हम सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं।
ये देखिए हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। इनको आप थ्योरी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इन सबको मैं हटा देता हूँ, हमें कोई आवश्यकता इनकी नहीं है। इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली हो गया। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको चाहिए तो 1240 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, सॉरी इन नैनोमीटर रख दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी यूज करते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो के मैक्स का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू या एच सी बाई लैम्डा माइनस डब्ल्यू। एच सी बाई लैम्डा से ही तो ये लाया गया है, यानी आप इसको सीधे लिख सकते हैं 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, कितना है 310 माइनस, यह किस में आ जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस डब्ल्यू आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए। सॉल्व करिए, ये लगभग आपको 3 चौके 12 4 से कट जाएगा, माइनस 2.5 यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस फॉर्मूला का जब हमने यूज किया कितना सिंपल वे में, कितना जल्दी हमें हो गया। तो अभी जो मैं फॉर्मूला डिराइव किया था उसको आप बढ़िया से समझ भी लें और उसको आप एक जगह नोट भी कर लेंगे, तो आपको आगे हर समय केमिस्ट्री में इसको यूज होते रहेगा।